यस हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंक्लूड करेंगे। आज छोटी छोटी चीजें हैं काफी सारी, लेकिन क्लास आप ध्यान रखना ये सारी की सारी चीजें जब आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग करोगे उन सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा मतलब ये कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्हें नहीं समझोगे छोटे होते हुए भी तो आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज हमारा टॉपिक हम जिससे स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास इन्वेस्टमेंट। क्लास इन्वेस्टमेंट आप सब जानते हो क्या होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स टू द इकोनॉमी। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये जस्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग टर्म में बोलूं तो सिंपल सी बात है, वो फिक्स्ड एसेट्स जिनकी हेल्प से आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो। तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक या एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। वो मशीनरी, वो बिल्डिंग ऐड करना इकोनॉमी में जिनकी वजह से आप फर्दर प्रोडक्शन कर पाओगे। अब क्लास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। क्लास मेरा फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे रहेगा। जो डेफिनेशंस हैं, जो लर्निंग है वो आप खुद नोट्स में लिखोगे, उन्हें रीड करोगे। माय फोकस विल बी ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओनली। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है, वो एडिशन टू कैपिटल स्टॉक है जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं रखते, विदाउट मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। ये भी आपको समझ आएगा। यानी क्लास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन सबको पता है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि जब भी किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, कम होने के पीछे रीजन कोई भी हो सकता है कि पैसेज ऑफ टाइम, बहुत साल पुरानी हो गई कोई गाड़ी या मशीन तो उसकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। आप उसे कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे थे, यूज में वैल्यू कम हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई तो पुरानी वाली की वैल्यू कम हो गई, तो वो होती है सब डेप्रिसिएशन। ऑल्दो अभी हम डेप्रिसिएशन को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आप इतना समझो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो एक्चुअल एडिशन बताती है। यानी अब मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप देख सकते हो क्लास, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है कि जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी उसमें से डेप्रिसिएशन हटाओ, जो मशीन की वैल्यू कम होगी उसको हटाओ, तब आपको पता चलेगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास एक मशीन है ₹10 लाख की, ठीक है, तो ये तो हुई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या आपको पता है कि यहाँ पे 10 लाख की मशीन है, आपने पिछले साल ली थी 10 लाख की मशीन, तो मशीन जितने की ली थी वो तो आज भी उतने की ही ली थी, तो 10 लाख की मशीन है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें कहीं भी हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन क्लास नेट इन्वेस्टमेंट कब होगी, जब उस 10 लाख की मशीन में से अगर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग गई है तो उस मशीन की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 9 लाख। तो 9 लाख इज द नेट इन्वेस्टमेंट, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन। आपकी जो मशीन है उसकी एक्चुअल कैपिटल वैल्यू क्या है, कैपिटल स्टॉक एक्चुअल में आपके पास कितना है, वो है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर क्लास, ये चीज क्लियर हो गई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब क्लास हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट डेप्रिसिएशन। यस क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लास जब आप क्वेश्चंस करोगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के तो हो सकता है डेप्रिसिएशन टर्म यूज ना हो एंड उसकी जगह टर्म यूज हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है वो मेनली 3 रीजंस की वजह से कम होती है। नंबर 1, नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब है विद द यूज ऑफ द एसेट। आप एक एसेट को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो, आपने एक मशीन रखी है फैक्ट्री में, आप उसको इतने सालों से यूज कर रहे हो, इतने महीनों से यूज कर रहे हो, तो यूज के अंदर थोड़ा बहुत जो है उसका नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है, थोड़ी बहुत वो घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। सपोज आपने कार ली, आपने उसको 1 साल चलाया तो ऑटोमेटिक क्लास की उसकी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, थोड़ी चीजें उसकी घिस जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। पैसेज ऑफ टाइम, कई बार क्या होता है क्लास, आप एसेट को यूज ना भी करो
तब भी कुछ सालों में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नॉर्मल जो वेदर कंडीशन है, रेन, विंड, सनलाइट, इससे ही एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे एक एसेट लो, आप एक मशीन लो क्लास, और उसको 5 सालों तक बिल्कुल यूज मत करो, वो नई की नहीं तो नहीं रहेगी। जो नॉर्मल एक्शन है वेदर का, मॉइस्चर है, एयर है, सनलाइट है, रेन, मतलब इन सब चीजों से भी ना विद द पैसेज ऑफ टाइम पड़े पड़े भी चीज खराब हो जाती है। आपने सुना होगा कि पड़े पड़े भी चीज की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था क्लास, कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और एकदम न्यूअर एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ गई हैं, या न्यूअर एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, एंड आपके पास जो मशीन है वो पुरानी टेक्नोलॉजी की है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी डिमांड नहीं है। अब डिमांड न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन की है, तो जो आपकी मशीन है उसकी ऑटोमेटिकली वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, मार्केट में पुरानी हो जाएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी की हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन के 3 कॉमन रीजंस हैं। क्लास में फिर से रिवाइज कर दूं आपको कि अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और सिमिलरली खुद सोचो, यहीं से मुझे अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला निकालना है तो ये माइनस डेप्रिसिएशन इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो एक फॉर्मूला से आपके 2 फॉर्मूला निकल चुके हैं। नेट इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है आपका, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। इज दिस थिंग क्लियर क्लास? अब क्लास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो अब मैं आपको वो समझाने वाली हूँ यहाँ पे। यस क्लास, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच के डिफरेंस को बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये काफी मतलब आप कह सकते हो ट्रिकी टॉपिक है। मीनिंग, अभी डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो हमने पढ़ा है। इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू 3 रीजंस। वियर एंड टियर, कि जब नॉर्मली एक मशीन को यूज कर रहे हो। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम निकलता है, चाहे मशीन यूज ना भी करो तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड मीन्स हाँ आपको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी एडवांस हो रही है, चेंज हो रही है, तो जैसे ही मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाएगी, आपकी मशीन ऑब्सोलीट हो जाएगी। ये आपने एक्सपेक्ट करा हुआ, इट्स एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये हम जनरली एक्सपेक्ट या एज्यूम करके चलते हैं। बट कैपिटल लॉस क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, यहाँ पे फॉल हुई है वैल्यू ऑफ एसेट, यहाँ सिर्फ 10 लाख की थी, चलो 9 लाख की हो गई, या पूरी की पूरी वैल्यू का लॉस हो रहा है, फॉल नहीं हो रहा। मार्क माय वर्ड्स, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। क्लास यहाँ पे था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि हम जनरली एज्यूम करते ही हैं कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी एडवांस हो रही है कि भाई न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ही मार्केट में आएगी हमारी मशीन की टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। अनफोर्सीन मींस आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था और अचानक रातों रात नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपकी मशीन वेस्ट हो गई, आपकी मशीन पुरानी हो गई। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आपकी ऑब्सोलेंस, यहाँ पे अनफोर्सीन है, अनप्रेडिक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है। नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी आई भाई, अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई, पूरी मशीन स्पॉइल। थेफ्ट, चोरी हो गई मशीन, समझ रहे, यहाँ पे मशीन के आपकी काम करते हुए या बड़े बड़े वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे पूरे मशीन का या उसकी वैल्यू का लॉस हो रहा है। क्लास डेप्रिसिएशन के लिए आप प्रोविजन बनाते हो, आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, क्योंकि हम सबको पता होता है कि यार डेप्रिसिएशन हर साल लगनी है, तो आपने पढ़ा होगा हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, यानी हम अलग से पैसा साइड में रखते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन होती जा रही है, कल को मशीन खराब हो गई, न्यू लेनी पड़ी, तो उसके लिए हम पहले से एक रिजर्व बना के रखते हैं, एक पैसा जो है हम सेव करके रखते हैं। प्रोविजन मीन्स हम अलग से पैसा निकाल के रखते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि हमें पता है हर साल डेप्रिसिएशन लगनी है, एक दिन मशीन की वैल्यू कम हो जानी है, तो उसके लिए हम अलग से पैसे का इंतजाम करके पहले से रखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, इसका हमें पता है। लेकिन इसके लिए आप प्रोविजन थोड़ा बनाते हो, ये तो अचानक कभी भी हो जाता है, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, तो इसके लिए तो प्रोविजन बन ही नहीं सकती है। ठीक है, अच्छा जब डेप्रिसिएशन लगती है ना क्लास, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाई? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन का काम है वो चलता रहता है, मशीन घिसती रहती है, पुरानी होती रहती है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन का काम चलता रहता है। लेकिन कैपिटल लॉस में थेफ्ट हुआ और अचानक जो है नेचुरल कैलामिटी, पूरी मशीन बर्बाद हो गई, तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा हैम्पर हो जाता है। ठीक है, तो क्लास एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है या बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया ऐसा नहीं है,
लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में है तो हमें हल्के से भी 1 मार्क्स का भी रिस्क नहीं लेना है. इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रोल है न्यूमेरिकल्स में, प्रैक्टिकल्स में, वो हम डिस्कस करेंगे. क्लास NIT का फॉर्मूला होता है सिंपल, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं क्लास which are imposed by the government on production and sale of goods and services. Are you getting my point? Are you getting my words? कि वो taxes जो government लगाती है, किस पे लगाती है? On the production and sale of goods and services like GST. ये एक indirect tax है. ठीक है, तो वो taxes आपकी बुक्स में भी गिवन है indirect taxes की definition. वो taxes जो government goods and services की production and sale पे लगाती है उन्हें बोलते हैं indirect taxes. इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल इज GST. GST उसका एग्जाम्पल है. इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से क्या होता है क्लास कि जो हमारे गुड्स की वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज करो 200 रुपीज का एक गुड है, मतलब कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की 200 रुपीज. ठीक है, कोई एक्स प्रोडक्ट है, उसको बनाने में यानी जो उसकी कॉस्ट है वो 200 रुपये है और उस पर GST लगता है सपोज करो 10%. कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. तो इसका 10% कितना होगा? 20. तो यानी जो कस्टमर है उसे कितना प्राइस देना पड़ेगा? 220. मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 220, क्योंकि 200 की कॉस्ट थी, पर 10 रुपीज टैक्स लगा दो, 20 रुपए का टैक्स, तो 220 रुपए का आपको वो प्रोडक्ट पड़ेगा. ठीक है, लेकिन सब्सिडी उसका उल्टा है. सब्सिडी हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पढ़ा है. सब्सिडी का एक तरह से मतलब होता है असिस्टेंस. जब गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, उसके दूसरे नाम जो हमारा टॉपिक है सब्सिडी. सब्सिडी के 2 अदर नेम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस. सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी में गवर्नमेंट जो है वो आपको हेल्प करती है. ठीक है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है इस तरीके से कि चीजें आपको सस्ती पड़ जाए. गवर्नमेंट बहुत जगह सब्सिडी देती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बैकवर्ड एरियाज में जो लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं वहां गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. गवर्नमेंट जो है पुअर फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स पे सब्सिडी देती है. अभी गवर्नमेंट हम सबको किस चीज पे सब्सिडी दे रही है? LPG सिलेंडर पे. तो सब्सिडी का एक तरीके से मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट आपको एक तरह की ग्रांट कर रही है, एक हेल्प दे रही है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 200 रुपीज. उस पर 10% GST लगा तो 220 रुपीज जो है उसकी प्राइस हो गया. अब गवर्नमेंट अनाउंस करते ₹5 की सब्सिडी, कि 5 रुपए की सब्सिडी. तो ये जो गुड्स है जिसकी कॉस्ट 200 थी, टैक्स लगने के बाद वो 220 हो गया. तो सब्सिडी को इसमें से माइनस करो तो वो गुड हमें कितने का पड़ेगा? 215. तो सब्सिडी ने उसके मार्केट प्राइस को क्या कर दिया? कम कर दिया. ठीक है, अब क्लास ध्यान से सुनो. ये थी इसकी कॉस्ट. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूँ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस. आपको ध्यान से सुनना है यहाँ पे इस चीज को. ये थी गुड की कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट मतलब कि उसको बनाते टाइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितने पैसे मिले, यानी उसकी लागत कितनी थी. ठीक है, ये था उसका टैक्स के बाद प्राइस और ये था उसका फाइनल प्राइस कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, उसके बाद गवर्नमेंट ने सब्सिडी, तो फाइनल प्राइस आया था हमारा 215. हमने कैसे निकाला था? 200 पे हमने 10% टैक्स लगाया 220, देन हमने उस पर 5 रुपए की सब्सिडी माइनस करी 215. अब ये चीज हम फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. ध्यान से देखो, ये हुआ उसका मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस हुआ ना जो आपको मिला जितने में आपने खरीदा. अब एक फॉर्मूला होता है क्लास, अगर आपको किसी भी गुड का मार्केट प्राइस निकालना है तो आप उसकी फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस कर दो. अब आप देखो हमारे कैसे 215 रुपए आएंगे. फैक्टर कॉस्ट कितनी है? 200 प्लस NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे हमारे? 20 रुपीज. सब्सिडी कितनी थी? 5 रुपीज. तो आप देख सकते हो 200 प्लस 15, ये आ गया हमारा 250. आप देखो डायरेक्ट अमाउंट आ गया जिसे हमने अलग तरीके से करा. ये फॉर्मूला है. यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्यों समझाया, ताकि आप उस फॉर्मूले को समझो कि फॉर्मूला बना कैसे है. कि मार्केट प्राइस निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस कर दो.
और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, तो मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर दो तो आगे फैक्टर कॉस्ट। ये फॉर्मूलेज है, इनकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इनके फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कि कैसे हमने MP डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला, तो MP का ये फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस NIT। इज दैट क्लियर क्लास? Yes class, now let's talk about NFIA, net factor income from abroad. Class NFIA का simple formula है factor income earned from abroad minus factor income paid abroad। पहले फॉर्मूले से ही उसका कॉन्सेप्ट समझो। factor income earned from abroad minus factor income paid abroad, यानी कि आपको बाहर से अब्रॉड से, आप जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने फॉरेन कंट्री से कितना पैसा कमाया फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसा नहीं जो उन्होंने इंडिया से कमाया, दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। वो पैसा जो इंडियन रेजिडेंट्स ने बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से अर्न किया है, माइनस वो पैसा जो बाहर की कंट्री के लोगों ने इंडिया से कमाया। यानी सिंपल से अगर मैं लैंग्वेज बोलूं तो इंडिया ने बाहर से कितना पैसा कमाया माइनस इंडिया ने बाहर कितना पैसा दिया, तभी तो हमें पता चलेगा हमने अल्टीमेटली कमाया कितना। सपोज करो इंडिया ने बाहर से पैसा कमाया 100 लाख और हमने बाहर पेमेंट कर दी 80 लाख, तो हमने कमाया कितना? कमाया तो हमने 20 लाख ना। भाई देखने में तो लगा कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो रेजिडेंट है, उन्होंने फॉरेन कंट्री से कमाए 100 लाख और हमने बाहर के लोगों को पे कर दिए 80 लाख, तो हमारी नेट इनकम कितनी है? नेट इनकम है हमारी 20 लाख। वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, आपने बाहर से कितना पैसा कमाया माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी आपने नेट कितना पैसा कमाया है। ठीक है, अब क्लास जो नेट फैक्टर इनकम है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे? ये पॉजिटिव कब होगी? जब फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड वुड बी ग्रेटर देन फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। जैसा जो मैंने बताया कि हमने अर्निंग करी 100 लाख और जो पेमेंट थी वो हमने करी 80 लाख, तो आंसर कितना आया? 20 लाख, पॉजिटिव। आप दूसरा केस देखो, ये नेगेटिव भी हो सकती है। फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड 60 लाख और पेमेंट हमने करी 80 लाख, तो ये क्या हो गया? माइनस 20 लाख। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? कि हमने अर्निंग करी 60 लाख और हमने पेमेंट कर दी 80 लाख, तो हमारा जो NFI है वो क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, इट कैन ऑल्सो कम जीरो, वो भी सिंपल सी बात है। हमने इनकम अर्न करी 60 लाख, पे भी कर दी 60 लाख, तो हमने कितना कमाया? जीरो। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि NFI आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और NFI आपका जीरो भी हो सकता है। आप NFI का नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या सिग्निफिकेंस है क्लास? देखो, डोमेस्टिक इनकम है आपकी, यानी इंडिया की इनकम जो आपने इंडिया में रह के इंडिया से ही कमाई है। डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA ऐड कर लेते हैं तो हमारी बनती है नेशनल इनकम। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है क्लास। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक मतलब जो पैसा हमने इंडिया में ही कमाया है, तो डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA यानी हमारी जो फॉरेन से नेट इनकम हुई है उसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी बनती है नेशनल इनकम। बेसिकली जो सारी टर्म्स है ना क्लास, इनकी डेफिनेशन एंड थ्योरी से ज्यादा आपको इन फॉर्मूलाज पे वर्क करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज हैं यही है जो आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड करते हैं तो क्या बनती है? नेशनल इनकम। एंड वही क्लास अगर मैं इस NFIA को यहाँ ले जाऊं, यहाँ पे मैं लिखूं डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है? नेशनल इनकम माइनस NFIA। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला एक याद करते हो तो ये तो देखो, इतना तो आपने मैथ में भी सिंपल सीखा है। ये अगर नेशनल इनकम है, NFIA को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो नेशनल इनकम माइनस NFIA क्या बन गया? हमारा डोमेस्टिक इनकम। दिस थिंग क्लियर? Yes, now let's discuss about the components of NFIA। क्लास कंपोनेंट पढ़ते हुए भी आप देखोगे कि सभी कंपोनेंट्स में एक ही कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है? कि कितनी इनकम हमें रिसीव हुई माइनस हमने कितनी पेमेंट करी। कोई भी कंपोनेंट उठा लो, सबका टेक्निक वही रहेगी कि हाउ मच इनकम वी रिसीव माइनस हमने कितना पे किया। जैसे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, अब देखो
कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज का मतलब है कि हमारे कितने रेजिडेंट्स ने, इंडियन रेजिडेंट ने बाहर से पैसा कमाया, इनकम रिसीव्ड बाय वर्कर्स एम्प्लॉयड अब्रॉड, हमारे वर्कर्स ने बाहर से कितना पैसा कमाया माइनस बाहर की कंट्री के वर्कर्स ने इंडिया से कितना पैसा कमाया। आर यू गेटिंग दिस थिंग कि इंडियन वर्कर्स ने बाहर से कितना पैसा कमाया माइनस कितनी पेमेंट्स इंडिया ने बाहर के वर्कर्स की तरफ करी। इनकम रिसीव्ड बाय वर्कर्स एम्प्लॉयड अब्रॉड माइनस पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट मतलब जो बाहर के, नॉन रेजिडेंट वर्कर्स स्टेइंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी कि इंडियन वर्कर्स ने अब्रॉड, इंडियन वर्कर्स ने बाहर की कंट्री से कितना कमाया माइनस कि जो यहां से कितना पैसा नॉन रेजिडेंट वर्कर्स को गया है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम का मतलब होता है जैसे प्रॉपर्टी से रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से मिला आपको प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब। तो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कितनी इनकम हमने कमाई माइनस कितनी पेमेंट हमने बाहर करी। देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से हमने कितना पैसा कमाया माइनस सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, और इस तरह की कितनी पेमेंट यहां से बाहर गई। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, पहले रिटेन्ड अर्निंग का मतलब, वैसे तो आप 11th क्लास की बीएससी में पढ़ चुके हो बिजनेस स्टडीज में, बट फिर भी बता दूं रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है। जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के, उनको नहीं पता होगा। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है क्लास, जब एक कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे या कहीं और नहीं लगा देती, उसमें से कुछ प्रॉफिट वो सेव करके लगती है एज रिजर्व, कि फ्यूचर में कोई भी अनफोर्सीन इवेंट होगा, लॉस होगा या कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसके लिए वो कुछ पैसे को सेव करके रखती है। उस पैसे को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मैं फिर बोल रही हूँ, सपोज एक कंपनी ने 50 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो 50 के 50 लाख से वो कोई नया प्लॉट या कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीद लेगी, वो उसमें से कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में, एंड कुछ पैसा उस 50 लाख में सपोज 20 लाख रुपीज कंपनी जो है वो अपने पास सेव करके रखेगी। सेव किस लिए, फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, उसके लिए सेव करके रखेगी। उस सेविंग को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अब ध्यान से सुनो, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, यानी कि हमारी इंडियन रेजिडेंट कंपनीज ने बाहर से पैसा कमा के जो रिटेन्ड अर्निंग करी, सेविंग करी, माइनस सिमिलर पेमेंट कि किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी ने इंडिया से कमा के रिटेन्ड अर्निंग करी। मतलब लॉजिक देख रहे हो तीनों चीजों का क्या है, कितना हमने कमाया माइनस कितना हमने दिया, सिंपल सा लॉजिक। कितना हमने कमाया माइनस कितना हमने दिया, वही लॉजिक चल रहा है। वही देखो, ये है कि हमारी इंडियन कंपनीज ने कितना बाहर से पैसा रिटेन करा, सेव करा, इंडिया में आया, माइनस बाहर की कंपनीज ने कितना इंडिया का पैसा रिटेन करा, कितना आया माइनस कितना गया। तीनों चीजों में एक ही चीज चल रही है, कितना आया कितना गया। तो मैं कह रही हूँ क्लास, वैसे तो इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल क्लास आपको ये चीज जरूर समझनी है। अब माना थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना और एक चीज आपको जरूर समझनी है कि फॉर्मूले वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? तो आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके बाद हम सीधा जो चैप्टर है जो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चैप्टर एज अ बेस कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लास, पहली बात तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये वीडियो 2 बार देखो। 2 बार देखे बिना ये टॉपिक इतने अच्छे से माइंड जो आपका ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। यू हैव टू वॉच इट ट्वाइस, चाहे गैप इंटरवल के बाद देखो, बट इसको 2 बार जरूर देखो। Then read from your book, read thoroughly from your book, and then make suitable notes. And if you are having any doubt class, just let me know so that we can clear the doubts in the doubt clearing session.